इंडियन इकोनॉमी जो है उसका प्रेजेंट करंट स्टेटस क्या है? पिछले 3-4 सालों में जो स्थिर कीमतों में विकास दर रही है वो 7 के आसपास है। जहाँ पूरा विश्व 3-3.5% में रहा है, हम उसके लगभग दोगुने पे हैं। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको क्या फैक्टर्स ड्राइव करते हैं? जो परियोजनाएं हैं उनके बीच बेहतर समन्वय या कोऑर्डिनेशन हो पाए। आज भी हम देखते हैं कि भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट 10% से ज्यादा बना हुआ है। ऐसे कुछ और फैक्टर्स है जो इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करते हैं? श्रम से संबंधित जो कानून थे तो सरकार ने उन्हें जोड़ने का काम किया, संग्रहित करने का काम किया, आसानी से सारे कानून का पालन किया जा सके, सामान बनाना व्यवसाय के लिए, व्यवसाय करना आसान हो, कंपनियों के लिए व्यवसाय चलाना आसान हो। इकोनॉमिक ग्रोथ वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कैसे समर्थन प्रदान करता है? करीब 111 लाख करोड़ रुपए लगाए जाने की बात की जा रही है अगले 5 वर्षों में। तो लोगों के जीवन स्तर को ठीक करती है और साथ ही अर्थव्यवस्था को प्रगति भी देती है। नमस्कार दर्शकों, विजन आईएएस में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे भारत की आर्थिक वृद्धि, इसकी प्रगति के स्तंभ और चुनौतियां। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है विजन आईएएस के स्टीम्ड फैकल्टी सुनील सर, सोना मैम और लईक सर। आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए आर्थिक समृद्धि बहुत आवश्यक है। आर्थिक समृद्धि के कुछ स्तंभ होते हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। इन सब के बारे में आज हम डिटेल चर्चा करेंगे। इसके बारे में सर पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसका प्रेजेंट करंट स्टेटस क्या है? जी, बिल्कुल। अगर आपको 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होना अगले कुछ वर्षों में, तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कुछ मानक होते हैं जिससे आप जानते हो कि अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, जिनको आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या समस्त अर्थशास्त्र के मानक मानते हो। उसमें एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आपकी जीडीपी की विकास दर कितनी है स्थिर कीमतों पर। तो अगर हम वैश्विक विकास दर की बात करें स्थिर कीमतों पे, तो वो करीब जा रही है 3-3.5% के आसपास। और अगर हम 2023-24 का वित्तीय वर्ष देखें तो भारत की विकास दर रही है 8.2%, जो अनुमान से भी थोड़ी ज़्यादा थी। उससे पहले 7.2%। तो लगभग पिछले 3-4 सालों में जो स्थिर कीमतों में विकास दर रही है वो 7 के आसपास है, जो एक बहुत अच्छा संकेत है कि जहाँ पूरा विश्व 3-3.5% में रहा है, हम उसके लगभग दोगुने पे हैं। ये बता रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने फाउंडेशंस पर अपने मजबूती से आगे की तरफ बढ़ रही है। दूसरा एक घटक देखा जाता है अर्थव्यवस्था में कि राजकोषीय घाटा, उसको एक तरह से अर्थव्यवस्था की नब्ज़ कही जाती है कि राजकोषीय घाटा की क्या स्थिति है। ये पिछले कई दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमने अनुमान लगाया था राजकोषीय घाटा, उससे कम हुआ है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा की स्थिति ये है कि लगभग 5.1 के आसपास रहा और इस बार बजट में अनुमान लगाया गया 4.9% रहेगा, जो एक फिस्कल ग्लाइडिंग पाथ को प्रदर्शित करता है, एक अनुशासन बता रहा है कि यहाँ पे राजकोषीय घाटा सरल शब्द में कहें तो आपके पास कितना व्यय है और कितना प्राप्तियाँ हो रही, उसका अंतर कितना है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारा जो कर का जो राजस्व कलेक्शन है, कर राजस्व, वो बढ़ा है। और अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में लगभग 1.6 लाख करोड़ हमें प्रति महीने इनडायरेक्ट टैक्स आया है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि भारत के पास अब व्यय करने के लिए राजस्व आ रहा है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जब भी आप व्यय करते हो तो एक व्यय होता है जिसको हम बोलते हैं पूंजीगत व्यय। एक अच्छा इंडिकेटर होता है, संकेतक होता है। पूंजीगत व्यय मोटा उन सभी व्यय को कहा जा सकता है जो आगे और आय के स्रोत बनाएंगे। भारत में पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। तो पूंजीगत व्यय का बढ़ना, आपका राजकोषीय घाटा कम होना, व्यय बढ़ने के बाद भी राजकोषीय घाटा कम हो रहा है, जीडीपी स्थिर कीमतों पर लगातार बढ़ रही है, जो साफ बता रहा है कि आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। प्लस अगर हम आयात निर्यात की बात करें तो अगर हम देखें तो उसमें फॉरेक्स रिजर्व करीब 680 बिलियन डॉलर पे है, जो एक बड़ी मजबूत स्थिति इस बात को देता है कि अगर आवश्यकता पड़ी, जो कि वैश्विक इस समय उठापटक का दौर है, रेड सी में आप देख रहे हो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम अपनी रुपए को ऊपर नीचे भी ले जा सकते हैं। वो आरबीआई को और भारत सरकार को कहीं ना कहीं एक फ्रीडम दे रहा है, जिससे ये लग रहा है कि हम अगर आवश्यकता पड़ती चुनौतियों में तो इसी नीतियाँ बना सकते हैं। इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में इस समय बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है और अगर हम फिर वैश्विक तुलना करें तो वैश्विक इन्फ्लेशन से हमारा इन्फ्लेशन बहुत अच्छी स्थिति में है।
हाँ, एक खाद्य मुद्रास्फीति की चिंता ज़रूर बनी हुई है, उस पे आरबीआई लगातार नज़र बनाए हुए है और अच्छी बात ये है कि हमारा जो मिलेट का प्रोडक्शन है, जो मोटा अनाज जिसको श्रीअन्न कहा जाता है, वो तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि खाद्य मुद्रास्फीति को भी हम थोड़ा ठीक कर पाएँगे। कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन भी उसके लिए समस्या है। बेरोज़गारी की अगर हम क्रिटिकल लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट देखें तो बेरोज़गारी दर में कमी आई है। तो बेरोज़गारी दर का कम होना, मुद्रास्फीति का नियंत्रित होना, विशेषकर कोर मुद्रास्फीति का नियंत्रित होना, क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति तो भाई मानसून और बहुत सारे घटकों पे निर्भर करती है। फॉरेक्स रिज़र्व का ठीक होना, इसके अलावा अगर आप देखें तो आपका कर राजस्व का बढ़ना जीडीपी के सापेक्ष में, राजकोषीय घाटे का कम होना और कहीं न कहीं जीडीपी का लगातार बढ़ना, ये सारे बड़े शुभ संकेत हैं कि भारत अर्थव्यवस्था सही दिशा में जा रही है और निस्संदेह अगर हम लगातार प्रयास करें तो 5 ट्रिलियन इकॉनमी बहुत दूर नहीं है। जी, जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि वर्तमान संदर्भ में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक है। मैम, जैसे कि आप जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको क्या फैक्टर्स ड्राइव करते हैं, उनके बारे में? जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले मैं यहाँ बात करना चाहूँगी इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना की। कहा भी जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ को गति करने के लिए आधार प्रदान करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर हमने काफ़ी सारी कोशिशें की हैं, जैसे सागरमाला परियोजना लेकर आए हम, भारतमाला परियोजना लेकर आए हम, गति शक्ति मिशन हम लेकर आए ताकि जो परियोजनाएं हैं उनके बीच बेहतर समन्वय या कोऑर्डिनेशन हो पाए, ओवरलैपिंग या अति व्यापन की जो समस्या है उससे हम निजात पाएँ। हम लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर आए ताकि भारत का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको हम कम कर पाए। आज भी हम देखते हैं कि भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट 10% से ज़्यादा बना हुआ है, जबकि वैश्विक औसत 8% के आसपास है। तो इन सारे टारगेट्स को हम अचीव करना चाह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करके। और यहाँ पर एक बात हमें अत्यधिक हर्षित करने वाली लगेगी कि भारत अब सिर्फ भौतिक अवसंरचना तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि भारत अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में भी। और ये कोशिश काफ़ी लंबे समय से चल रही है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डिजिटल भारत मिशन के माध्यम से और हाल ही में सरकार अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर रही है डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इस तरह के सिस्टम, इस तरह के नेटवर्क्स जिनके माध्यम से जो है गवर्नमेंट के माध्यम से या इस तरह के नेटवर्क के माध्यम से ई गवर्नेंस पॉसिबल हो पाए। ठीक है, लोगों को वित्तीय तरह का लेन देन करना है उसको लेकर एक सिस्टम व्यवस्था उनको मिल पाए, जैसे यूपीआई हो गया, फास्टैग इत्यादि हो गया। और यहाँ पर नेस्कॉम का एक डेटा मैं कोट करना चाहूँगी। नेस्कॉम का कहना है कि भारत के संदर्भ में जो अनुमान है वो ये कहता है कि 2030 तक भारत $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन डिजिटल इकोनॉमी का लाभ अगर हम ले पाते हैं तो इकोनॉमी का आकार $8 ट्रिलियन भी हो सकता है, यानी एक सिंगल $1 ट्रिलियन का लाभ हमें डिजिटल इकोनॉमी दे सकती है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण पहलू मैं कहूँगी वो है समावेशन। हम वित्तीय और सामाजिक दोनों तरह के समावेशन पर काम कर रहे हैं। वित्तीय समावेशन की मैं बात करूं तो हम जनधन योजना लेकर आए थे जिससे हम सभी परिचित हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत स्कीम हम लेकर आए, स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स हम लेकर आए ताकि जो लोग, आप देखोगे कि वनरेबल है जो वर्ग, जिनके पास उतने संसाधन नहीं है, उन तक हम संसाधन पहुंचा पाए। और जब हम समावेशन की बात कर रहे हैं या अर्थव्यवस्था के हर एक पहलू पर काम करने की बात कर रहे हैं तो हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को छोड़कर तो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि शहरी अर्थव्यवस्था का जीडीपी में बड़ा योगदान है, लगभग 60%, लेकिन आज भी कार्यबल के मामले में ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रमुख भूमिका निभा रही है। इस चीज़ को देखते हुए हमने अनेक लक्ष्य बनाए, जैसे किसानों की आय को दोगुना करना, सोइल हेल्थ कार्ड जैसे स्कीम्स हम लेकर आए और सरकार ने हाल फिलहाल में 7 स्कीम्स के एक पैकेज की घोषणा की है ताकि कृषि क्षेत्र की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या विनिर्माण क्षेत्र, क्योंकि रोजगार देने की जो क्षमता मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है वो सामान्यतः सेवा क्षेत्र में नहीं देखने को मिलती। और भारत के संदर्भ में आप देखेंगे कि हमारी जो ग्रोथ रही है उसके संदर्भ में एक समस्या सामान्यतः बनी रहती है कि ग्रोथ रोजगार नहीं दे पाई। तो अगर हम चाहते हैं कि हम ग्रोथ भी करें और उससे रोजगार भी क्रिएट हो, डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम लाभ ले पाएँ ताकि वो हमारे लिए डिजास्टर ना बन जाए, तो आवश्यक है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काम करें और हमने किया भी है, जैसे पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके माध्यम से हम कुछ क्षेत्रकों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
और जब हम मैन्युफैक्चरिंग की काम बात कर रहे हैं या इवन हम सर्विस के सेक्टर के संदर्भ में भी बात करें तो एमएसएमई हमारे यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जीडीपी में एमएसएमई की ओवरऑल हिस्सेदारी 30% के आसपास है। निर्यात में ये हिस्सेदारी 45% के आसपास है और अब हम हिस्सेदारी को और भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस संदर्भ में सबसे पहली कोशिश तो हमने की कि एमएसएमई को लेकर जो क्राइटेरिया थे, जो डेफिनेशंस थी, उनको हमने फिर से संशोधित किया ताकि मानक को हम लिबरल कर पाएँ। साथ ही आत्मनिर्भर भारत पैकेज या कोविड के बाद भी ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव हमने शुरू किए। साथ ही एमएसएमई चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ा हो या सर्विस से जुड़ा हो, उसकी भूमिका भारतीय ग्रोथ में अग्रणी रही है। हम देखते हैं कि जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी लगभग 30% के आसपास है। हमारे एक्सपोर्ट में एमएसएमई सेक्टर की हिस्सेदारी 45% के आसपास है। इसी चीज़ को हमने समझा, स्वीकार किया और एमएसएमई में सुधार करने की कोशिश की, जिसकी पहली शुरुआत होती है एमएसएमई की डेफिनेशन या परिभाषा को संशोधित करके। इसके बाद कोविड के समय में हम आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आते हैं और कोविड के बाद भी अनेक स्कीम या योजनाओं के माध्यम से एमएसएमई सेक्टर को हमने लाभान्वित करने की कोशिश की ताकि वो अपनी अग्रणी भूमिका भारतीय अर्थव्यवस्था में निभाता रहे। तो ये सारे फैक्टर रहे हैं जिन्होंने भारत के विकास की कहानी लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जी मैम, जैसे कि आपने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ये 3 चीज़ों पे फोकस हो रहा है अभी, या ये फैक्टर्स हैं। सर ऐसे कुछ और फैक्टर्स हैं जो इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करते हैं? जी हाँ, बेशक और भी फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें। जैसे कि अगर हम लीगल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, मतलब कानूनी एवं आर्थिक सुधार। कानूनी सुधार में हमने अभी देखा है कि व्यवसाय के अंदर जो हमारे बहुत सारे लेबर लॉज थे, श्रम से संबंधित जो कानून थे, वो बहुत बिखरे हुए थे। 29-30 कानून थे जो कि श्रम से संबंधित थे। तो सरकार ने उन्हें जोड़ने का काम किया, संग्रहित करने का काम किया ताकि आसान हो पाए व्यवसाय के लिए उन कानूनों का पालन करना। सरकार ने 4 लेबर कोड बनाए और उन 4 लेबर कोड को, जितने भी लेबर कोड थे उन सबको संग्रहित करके सिर्फ 4 बनाए ताकि आसानी से सारे कानून का पालन किया जा सके। तो जब कानून का आसान आप बनाते हैं तो कानून को पालन करने के लिए लागत आती है। तो अगर कानून सरल नहीं होगा, जटिल होगा, तो लागत, सामान बनाने की लागत अधिक आ जाएगी। तो कानून अगर सरल हो रहे हैं तो लागत सामान बनाने की कम होगी, और लागत सामान बनाने की जब कम होगी तो जाहिर सी बात है हमारी अर्थव्यवस्था की दक्षता बढ़ेगी, हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर अर्थव्यवस्था कहलाएगी। तो हम इस फ्रंट पे भी बहुत सारा काम कर रहे हैं कानूनी। उसके अलावा आर्थिक सुधार के अंतर्गत हमने अभी जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बोला जाता है कि व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए सामान बनाना, व्यवसाय के लिए व्यवसाय करना आसान हो, कंपनियों के लिए व्यवसाय चलाना आसान हो, इसके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बड़ी सारी चीज़ें की हैं। और इसके अलावा जो हमारा वित्तीय और बैंकिंग सुधार है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हम चाहते हैं कि हमारा बैंक ज़्यादा से ज़्यादा रोल प्ले करे हमारी आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिए। मतलब इसमें आप ये समझिए कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो भी पैसा बचता है वो पैसा घर की तिजोरियों में ना बचे, वो पैसा बैंकों में जाकर जमा हो, ताकि उन पैसों को फर्दर मोबिलाइज करके हम भारत की जो आर्थिक समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं उनमें उन पैसों का इस्तेमाल हो पाए। तो अगर हम सभी का बेहतर, ज़्यादा समावेशन होगा, वित्तीय समावेशन होगा, तो हम सभी के पैसे बैंक में रहेंगे और वो पैसे से सामान खरीदा जाएगा। आप भले ही मान लिया आपके पास कुछ पैसे हैं और आपने तिजोरी में लॉक करके रखा है, तो वो पैसे आपके हैं लेकिन देश के काम नहीं आ रहे हैं। लेकिन उन पैसों को जैसे आप बैंक में रखेंगे तो उन्हीं पैसों को बैंक किसी को लोन देगी और उस लोन से कार खरीदा जाएगा, मोटरसाइकिल खरीदा जाएगा, मोबाइल खरीदा जाएगा। आप कार लोन, होम लोन, मोबाइल लोन लेते हैं, हम लोग सभी लेते हैं। तो इस प्रकार से जो इन सारी चीज़ों की, आपके पैसों के माध्यम से इन सारी चीज़ों की मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो आपूर्ति भी बढ़ेगी, आपूर्ति बढ़ेगी तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो जब हमारा उत्पादन अधिक हो रहा है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा नौकरी देने के लिए, तो नौकरी भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से जो हमारी वित्तीय और बैंकिंग सुधार है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है इसमें हमारी आर्थिक समृद्धि को, बेहतर आर्थिक या अधिक आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिए। अभी जैसा सर बता रहे थे कि 7 से 8% हम लोग आसानी से ग्रोथ अचीव कर रहे हैं। इस बार भी सर 8% के आसपास ग्रोथ हमने अचीव किया है, लेकिन हमें अपने टारगेट को थोड़ा और अगर ऊपर बनाएं सर, अगर डबल डिजिट करते हैं इसको, कोशिश ये किया जाए कि 10% के आसपास की आर्थिक समृद्धि का टारगेट बनाएं और उसको अचीव करने की कोशिश किया जाए,
तो और अच्छी बात होगी। हाँ, अब विश्व के आधा, विश्व से सर ने कंपेयर किया, बिल्कुल सही। विश्व लगभग 3.5% के आसपास वैश्विक जो ग्रोथ हो रही है वो लगभग 3.5% के आसपास है। हमने 7-8% हम आसानी से ग्रोथ अचीव कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम और भी कर पाएँ तो और अच्छी बात है, क्योंकि भारत में बड़ी सारी सर संभावनाएं हैं जिसके आधार पर हम डबल डिजिट ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो नवाचार और जो टेक्नोलॉजी है हमारी, मतलब प्रौद्योगिकी और नवाचार, इसको अगर बढ़ावा दिया जाए तो हमें आर्थिक समृद्धि, बेहतर आर्थिक समृद्धि या डबल डिजिट की आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने में आसानी होगी। और इस प्रौद्योगिकी में हम चाहते हैं कि प्रौद्योगिकी अक्सर जो है, जो पश्चिमी देश हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और उनका इस्तेमाल करके हम उन्हें अच्छी खासी रॉयल्टी देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो प्रौद्योगिकी का उत्पादन, टेक्नोलॉजी हमारे देश में बने, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि ये जुगाड़ है, देसी शब्द में से जुगाड़ बोलते हैं। लेकिन वो जुगाड़ इतना ज़्यादा फॉर्मल हो जाए कि आसानी से किसी कंपनी के द्वारा वस्तु एवं सेवा के निर्माण में उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो वो जो उसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। तो अगर स्थानीय प्रौद्योगिकी को सरकार बढ़ावा देती है, जो कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बढ़ावा दे रही है, तो बहुत बेहतर होगा। और साथ में जो प्रौद्योगिकी हो, देखिए आज के डेट में सिर्फ सामान बनाना ये चैलेंज नहीं है, वस्तु और सेवा के निर्माण करना सिर्फ ये चैलेंज नहीं है, बल्कि वस्तु और सेवा के निर्माण के दौरान ज़्यादा कार्बन एमिशन ना हो, मतलब हमें पर्यावरण का ध्यान रखना है। तो देखिए, वस्तु और सेवा के निर्माण के माध्यम से या अधिकर वस्तु और सेवा अगर हमने बनाई तो हम अपने देश की गरीबी दूर कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में हमें ज़्यादा कार्बन एमिशन नहीं करना है। तो भारत के लिए 2 चैलेंज हो जाता है यहाँ पर कि भारत जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे, अब हम देखिए चाइना से कंपेयर नहीं करेंगे। चाइना ऐसा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है जिसमें कि वो ये नहीं देखता है कि पर्यावरण का क्या हाल होगा। लेकिन भारत वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ इस चुनौती को समझता है और उसमें अपनी बेहतर रोल अदा करना चाहता है, जिसकी वजह से प्रौद्योगिकी जो होनी चाहिए वो उसमें ज़्यादा कार्बन एमिशन ना हो, उसमें क्लाइमेट चेंज जो हम देख रहे हैं उससे ज़्यादा इफेक्ट ना आए क्लाइमेट चेंज पर। इसके अलावा जो तीसरी बात होगी वो होगी जो ग्लोबल पार्टनरशिप है हमारा और जो व्यापार है उसमें हम आगे बढ़ें। मतलब हम ये ना देखें कि बाहर से जो सामान आ रहा है उसको हम प्रतिबंधित करें। 1960-70 के दशक में, 80 के दशक में हम बाहर से आने वाले सामान को एक प्रतियोगिता की तरह देखते थे। लेकिन अब जो है, अब ऐसा नहीं है। अब विश्व बदल रहा है, विश्व की जो व्यवसाय है वो बदल रही है। अब आप देखेंगे पहले क्या होता था कि एक वस्तु एक ही देश के अंदर बन जाती थी। अब वस्तु में जटिलता इतनी आ चुकी है कि एक वस्तु एक देश में बन ही नहीं सकती। जैसे अगर हम एप्पल का एक उदाहरण लें तो एप्पल का जो विभिन्न पार्ट पुर्जा है वो विभिन्न देशों में बनता है। अगर विभिन्न देशों में बनता है, जिसे बोलते हैं वैश्विक मूल्य श्रृंखला, तो वैश्विक मूल्य श्रृंखला का अगर हम हिस्सा नहीं बने तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। तो पहले जब 60, 70, 80, 90 के दशक में हम वस्तु को बनाते थे और निर्यात करते थे। लेकिन अब किसी भी देश के लिए, खास करके जटिल वस्तु की अगर बात करें, किसी भी देश के लिए आसान नहीं है कि उस वस्तु की सारी मूल्यवर्धन अपने देश में ही कर ले। तो जिसके वजह से हमें उस वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनना पड़ेगा। और वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए हमें आयात पर जो प्रतिबंध है उसे कम से कम करना पड़ेगा। सिर्फ ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर जो हमारे अपने लोग हैं, जो हमारे स्थानीय उद्योगपति हैं, उनके साथ न्यायपूर्ण प्रतियोगिता हो। ऐसा ना हो कि बाहर से आने वाला सामान के माध्यम से उनके साथ न्यायपूर्ण प्रतियोगिता नहीं हो रही है। सिर्फ इस बात को देखने की ज़रूरत है और प्रतिबंध को हटाने की ज़रूरत है, ताकि हम जो वैश्विक मूल्य श्रृंखला है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बन पाएँ। तो और जब इसके ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बनेंगे तो आयात भी अधिक हो सकती है और निर्यात भी अधिक होगी। और दूसरी बात कि हम जो हमारा जो निवेश है, जो बाहर से निवेश आता है, उसे और भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जो 2020 में हमने एफडीआई की पॉलिसी बनाई, उसमें लगभग सभी क्षेत्रों में हमने 100% कर दिया एफडीआई की लिमिट, कि बाहर से कंपनियां आकर पूर्ण रूप से यहाँ पर सामान बना सकती हैं। मतलब पूरी कंपनी बाहर की हो सकती है, वैश्विक फॉरेन कंपनी हो सकती है, जो कि भारत में आकर वस्तु और सेवा का निर्माण करेगी। हम उसे रोकेंगे नहीं। लगभग सभी क्षेत्रों में हमने 100% की एफडीआई बना रखी है।
तो हम हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि एफडीआई की जो पॉलिसी है, हमने ठीक है अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन कर दिया, बाहर से आइए सामान बनाइए हमारे देश में, लेकिन जो बाकी चुनौतियां बाहर की कंपनियां फेस करती हैं, उन चुनौतियों को हमें देखना पड़ेगा, उनको एड्रेस करना पड़ेगा। सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने से काम नहीं चल जाएगा, वो पॉलिसी ज़मीनी स्तर पर किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है, और जो लोग उस पॉलिसी का पालन करते हुए जो पॉलिसी का पालन करते हुए हमारे देश में वस्तु और सेवा का निर्माण करना चाहते हैं, वो क्या क्या चुनौतियाँ, उनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, उन्हें भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा। तो इस बात की ये तीनों चीज़ें मैं जोड़ना चाहूँगा मैम के साथ, कि मैम के जो शब्द थे उनके साथ ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ हम 7-8% क्या बल्कि डबल डिजिट तक भी ले जा सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम और सर। तो अभी तक की चर्चा से सर मुझे ये समझ में आया कि इंडियन इकोनॉमी की जो स्थिति है वो ठीक है और एक हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे तक। अब सर हम बात करते हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ के जो पिलर्स थे, उसमें पहले पिलर की चर्चा करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर सर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बैकबोन टाइप का होता है। तो सुनील सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ को इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे समर्थन प्रदान करता है? देखिए, जैसे अभी सारी बातें हो रही हैं, अब संरचना निस्संदेह आधार बनती है, इसमें तो कहीं दो मत ही नहीं है। और कहा भी जाता है कि आप अवसंरचना में 3 रुपए लगाइए तो वो आपको 1 रुपए के रिटर्न के साथ वापस आ रही होती प्रतिवर्ष। और बहुत सारी बातें, जैसे कैनेडी ने भी एक दफ़े कहा था कि आपको लगता है यूएसए अमीर है इसलिए यूएसए की रोडें सड़कें अच्छी हैं, नहीं, यूएसए की सड़कें अच्छी हैं इसलिए यूएसए अमीर है। तो अवसंरचना में वो बहुत ज़रूरी है कि हम अवसंरचना ऐसी बनाएं जो वैश्विक मानकों के अंतर्गत हो। अच्छा, अवसंरचना का उद्देश्य सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं होता। अगर आप देखें, जो भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो भी एक बहुत बड़ा एक महनीय प्रयास है, करीब 111 लाख करोड़ रुपए लगाए जाने की बात की जा रही है अगले 5 वर्षों में। तो अवसंरचना न सिर्फ लोगों के जीवन स्तर को भी ठीक करती है, क्योंकि अंतिम उद्देश्य तो यही है कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो, तो लोगों के जीवन स्तर को ठीक करती है और साथ ही अर्थव्यवस्था को प्रगति भी देती है। अब जैसे सर अभी कह रहे थे कि हमें पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, भारत सरकार लगातार इस पे काम कर रही है। इसको ज़ीरो डिफेक्ट पॉलिसी कहा जाता है, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें बनाएं जिसमें ना तो डिफेक्ट हो, जो कि चाइना के साथ दोनों दिक्कतें हैं, उनके प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट की समस्या भी है और एनवायरमेंट इम्पैक्ट भी है। तो अगर हम ऐसी अवसंरचना विकसित कर पाएँ जो बिल्कुल पर्यावरण के अनुकूल हो, जिसमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है और साथ ही उससे हमारे अर्थव्यवस्था को प्रगति कहाँ कहाँ मिलती है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा अवसंरचना के 3 घटक होते हैं। जैसे मैम डीपीआई की बात कर रही थी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आजकल अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। जितना ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन होती हैं उतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता जाता है। अवसंरचना का एक भौतिक अवसंरचना भी होती है और एक सामाजिक अवसंरचना होती है। जितना अच्छा सामाजिक अवसंरचना होगी, सामाजिक अवसंरचना का मतलब होगा कि आपके स्कूल मॉडर्न हो, इसलिए आप देखिए कि हम सारे जो है पीएम श्री के अंतर्गत बहुत सारे स्कूल्स को हम अपग्रेड कर रहे हैं। तो आपके स्कूल हो गए, स्वच्छ पेयजल है, स्वच्छता है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब घटकों को भी ठीक करना। तो इन सब के लिए हम एक जो है 111 लाख करोड़ के साथ, जिस मैंने आपको बताया 111 लाख करोड़ के साथ एक राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन बनाई गई है, ताकि अवसंरचना को ठीक किया जा सके। जितना बेहतर अवसंरचना होगी उससे क्या क्या लाभ होंगे। पहला सबसे बड़ा लाभ होता है अवसंरचना से कि आपकी लागत कम होती है। लागत कम होती है तो 2 फ़ायदे, एक तो आपकी सीधा एक मांग का सिद्धांत है कि कीमत सस्ती रहेगी तो मांग ज़्यादा रहेगी, तो लागत कम होगी तो मांग बढ़ेगी। और न सिर्फ स्थानीय मांग बढ़ेगी, आप वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी हिस्सा कर पाओगे कि आपकी चीज़ें, आप ज़ाहिर सी बात है, चाइना से लोग क्यों चीज़ें लेना चाहते हैं, क्योंकि चाइना में चीज़ें सस्ती हैं। जैसे सभी बात कर रहे थे एप्पल फ़ोन का, अब इसको आप बोलते हो नेटवर्क उत्पाद कहा जाता है, जहाँ पर पूरे विश्व के देश साथ में मिल रहे हैं, तो पूरा विश्व एक जुड़ जाता है आपस में एक आपूर्ति श्रृंखला में। अब चाइना इस पूरे आपूर्ति श्रृंखला का 37% इस समय है, 37% भागीदारी चाइना के पास है। हमारे पास करीब मोटा 3-3.5%, 4% के आसपास है। अगर हम इसको बढ़ा के 10 तक ले जा पाए तो सर जो कह रहे थे कि जीडीपी को हम 2 डिजिट में ले जा सकते हैं, बिल्कुल संभव है, क्योंकि वैश्विक और इस समय डीकपलिंग का दौर भी चल रहा है, लोग चाइना से नाराज़ हैं विभिन्न कारणों से। तो ये अवसंरचना जितनी बेहतर होगी, लागत इतनी सस्ती होगी, एक बात। अवसंरचना जितनी बेहतर होगी, लोगों का जीवन स्तर उतना बेहतर होगा। अवसंरचना जितनी बेहतर होती है, आप ये देखते हो कि उस अवसंरचना की वजह से आपके पास जो मांग बढ़ी है,
क्योंकि जब आप सस्ती चीज़ें उपलब्ध करा तो मांग भी बढ़ रही। इकोनॉमी ऑफ स्केल पे चाइना इतना सस्ता कैसे बना पाता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे तादाद में बनाता है। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा आपके पास रोज़गार आएगा। रोज़गार, जैसे मैम बड़ा अच्छा एक पॉइंट कह रही थी कि डिमांड तो गाँव से आएगी ना, जब वो सक्षम होंगे। तो जब आपके पास रोज़गार रहता है तो मांग क्रिएट होती है, तो एक सुचक्र बनता है कि मांग से रोज़गार, रोज़गार से मांग, उससे निवेश। तो इस तरीके से हम जो है इस सुचक्र को तेज करते हैं। और संरचना उस सुचक्र की चाबी कही जाती है। और तीनों संरचनाएं, जिसमें आपका जो सड़कें हैं, रोड है, इसके अलावा रेलवे है। अब रेलवे में अब देखिए, रेलवे में अपार संभावनाएं हैं। रेलवे में अपार संभावना। अब धीरे धीरे नेशनल रेल प्लान के अंतर्गत हम कोशिश कर रहे हैं कि माल ढुलाई रेल से तो बहुत सस्ती है, अगर वही माल ढुलाई रेल से करते हो तो बहुत सस्ती पड़ती है। तो रेलवे माल ढुलाई के लिए हम अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जो अवसंरचना जितनी बेहतर होगी उतना ज़्यादा आपकी अर्थव्यवस्था में प्रगति आती है। जितनी अर्थव्यवस्था में प्रगति होगी उतना आपकी मांग बढ़ेगी, जितनी मांग बढ़ेगी उतने जो रोजगार, और इस तरह से जो अर्थव्यवस्था का सूचक्र है वो आगे बढ़ता है। तो एक तो अवसंरचना के ये लाभ है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण लाभ अवसंरचना का ये भी है, क्योंकि अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य लोगों का जीवन स्तर बेहतर होना, और वो कहीं ना कहीं अवसंरचना जब अच्छी होती है तो लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है। साथ ही जितना आपकी सामाजिक अवसंरचना बेहतर होगी, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उतना आप देखोगे कि आप में जो मानव पूंजी है उसका विकास होता है। मानव पूंजी का विकास, और इसमें तो वैश्विक, तो मैम डेमोग्राफिक एक डिविडेंड की बात कर रही थी। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम सिर्फ आपस अपने देश में नहीं, अब तो ये भी देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर भी इसको इनकैश किया जा सकता है। पूरे विश्व में हम अपने लोगों को, अपने प्रशिक्षित लोगों को भेज सकते हैं। हमारे यहाँ युवा अधिक हैं और युवाओं के में प्रवसन की का स्वभाव ज़्यादा होता है। तो वो भी एक इसीलिए हम लगातार उस दिशा में भी सोच रहे हैं कि कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के कौशल प्रशिक्षण को सुनिश्चित करें। ये तभी होगा जब आपके पास उसके लिए पर्याप्त अवसंरचना होगी। तो अवसंरचना निस्संदेह धुरी बनती है जब भी आप किसी अर्थव्यवस्था की प्रगति की बात करते हो, और इसीलिए वो लगातार कहें तो प्राथमिकताओं में बनी हुई है। जी सर, आपने काफ़ी डिटेल में बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे भारत का जो आर्थिक विकास या समृद्धि है उसको सपोर्ट करता है। मैम, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? और सर ने काफ़ी विस्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उसके महत्व के बारे में चर्चा की है। मैं यहाँ पर सिंपल एक फैक्टर ऐड करना चाहूँगी, वो है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कहा भी जाता है कि किस राष्ट्र में पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन या एनर्जी उपभोग कितना है, वो ये निर्धारित करता है कि उस राष्ट्र के विकास का स्तर क्या होगा, लोगों के जीवन का स्तर क्या होगा। क्योंकि इन दोनों में सामान्यतः ऑब्जर्वेशन ये है कि सकारात्मक सहसंबंध देखने को मिलता है। तो भारत न सिर्फ अपनी ऊर्जा क्षमता को बेहतर करने पर काम कर रहा है, अपितु एनर्जी ट्रांजिशन, यानी हम कार्बन गहन ऊर्जा उत्पादन से जो है ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि भारत की जो विद्युत उत्पादन को लेकर स्थापित क्षमता है, उसमें 2024 तक का आंकड़ा कहता है कि 46% के आसपास योगदान नवीकरणीय ऊर्जा का है। तो ये अच्छा संकेतक है, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे भारत ना सिर्फ प्रगति करेगा बल्कि वैश्विक प्रतिबद्धताएं भी अपनी पूरी कर पाएगा, निम्न कार्बन उत्सर्जन के साथ अपनी ग्रोथ रेट को मेंटेन कर पाएगा। थैंक यू सो मच सर और मैम। जैसे कि आपने बताया कि इंडिया के इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, और भारत सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारा प्रयास कर रही है, काफ़ी सारी योजनाएं, पॉलिसीज़ लेके आ रही है। परंतु अभी फिर भी कुछ चुनौतियां बनी हुई है। तो सर, हम आपसे वित्तीय चुनौतियों के बारे में जानना चाहेंगे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? अवसंरचना में जो चुनौतियाँ हैं, सबसे बड़ी जो पहली चुनौती है अवसंरचना का मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी तक हमारे देश में बनाया जा रहा था, 1990 तक की अगर मैं बात करूं, तो भारत सरकार ही अपने पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती थी। जैसे रोड बनाना है तो सारा कुछ भारत सरकार करेगी। लेकिन अब भारत सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें आवश्यकता है। 2000 के बाद, 2010, 2020 के बाद जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, जिसके आधार पर सर हम एक अच्छी आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर पाएँ, उतने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार के पास पैसे नहीं है। इसीलिए हम 1990 के बाद PPP लेकर आए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कि सार्वजनिक निजी साझेदारी, जिसमें कि एक सरकार के साथ निजी कंपनियां जुटकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा रोड बनी है तो PPP के माध्यम से बनी है, जिसमें सरकार का कुछ योगदान है और निजी
कंपनियों का योगदान है, तो उसमें मुख्यतः जो पैसे लगते हैं वो निजी कंपनियों के लगते हैं। तो पैसों की कमी है और पैसे सरकार के पास अब कम है, क्योंकि सरकार का, खास करके मोदी सरकार का मानना है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। मतलब गवर्नमेंट को बिजनेस में नहीं आना है, सरकार को सरकार चलाना है, सरकार को बिजनेस नहीं चलाना है। बिजनेस निजी लोग चलाएंगे, निजी कंपनियां चलाएंगी, तो सरकार के पास तो इस तरह से भी पैसे कम ही आएंगे। तो पैसों की ज़रूरत है। अगर मैं, सर जैसा कह रहे थे, नेशनल इन्वेस्टमेंट प्लान में जो हमें जिसका हमारा टारगेट है कि 2025 तक 111 लाख करोड़ रुपए का हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे 2025 तक। लेकिन जो दूसरा प्लान है गवर्नमेंट का, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान, जिसके तहत सरकार अपने जो भी सरकार के पास संपत्ति है उसको एक तरह से लीज़ पर देकर, निजी कंपनियों को, निजी लोगों को लीज़ पर देकर पैसे लेती है, मतलब कि, और वो पैसे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में इस्तेमाल करेगी। उससे आएंगे सिर्फ 6 लाख करोड़ रुपए। तो सरकार की अगर बात करें तो सरकार के पास वैसी संपत्ति जिसका कोई सरकार इस्तेमाल नहीं कर रही, मान लीजिए सरकार के पास कोई ज़मीन है, उस सरकार ने उस ज़मीन को किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया, आप इस्तेमाल करो। सरकार के पास कोई स्टेडियम है जिसका स्टेडियम में कोई मैच चल ही नहीं रहा है, स्टेडियम किसी प्राइवेट पार्टी को दे दिया गया कि आप स्टेडियम में मैच कराओ, स्पोर्ट्स कराओ और हमें पैसे दो, रेंट के आधार पर, लीज़ के आधार पर। तो उन पैसे, वो जो पैसे जुट कर आएंगे नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के तहत 2025 तक, वो सिर्फ 6 लाख करोड़ आएंगे। और ज़रूरत कितने की है? 111 लाख करोड़ की। तो ये जो अंतर है, ये अंतर कैसे पूरा होगा? ये अंतर जाहिर सी बात है निजी पूंजी से पूरा होगा, निजी कंपनियों के पूंजी से पूरा होगा, जिसमें अब पीपीपी का रोल ज़्यादा बढ़ जाएगा। और पीपीपी में जब मैंने कहा कि जो निजी कंपनियां हैं वो जुटकर अवसंरचना का निर्माण करती हैं, तो ये निजी कंपनियां तब जुटेंगी जब उन्हें लाभ होगा, जब उन्हें लाभ होगा। लेकिन जब ये बड़ी बड़ी परियोजनाओं में निजी कंपनियां पीपीपी के माध्यम से जुड़ती हैं तो अक्सर देखा गया इन्हें नुकसान हो जाता है, हानि हो जाता है। जो जोखिम है उस जोखिम को, हानि मतलब जोखिम या जोखिम मतलब हानि, तो वो जो जोखिम है हानि होने का, उसमें सरकार को भी साझा करना पड़ेगा। मतलब सरकार को पीपीपी के माध्यम से कुछ इस प्रकार के कानून बनाने पड़ेंगे जिसमें कि निजी कंपनियों को हानि ना हो बल्कि लाभ हो। तो निजी कंपनियां अपने पॉकेट से पैसे निकालकर अवसंरचना में लगाएंगी और देश की अवसंरचना बढ़ेगी। तो अवसंरचना को बढ़ाने के लिए पैसों की आवश्यकता है और पैसे जो आएंगे वो निजी कंपनियों से आएंगे। अब निजी कंपनियां 2 प्रकार की होंगी, एक देश की स्थानीय और एक अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी हमारे यहाँ अवसंरचना में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें और देश की कंपनियां भी हमारे यहाँ, देश की निजी पूंजी भी हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अवसंरचना में निवेश करें, तो हम एक बेहतर जो वित्त पोषण का जो गैप आ रहा है उसको हम पूरा कर पाएंगे। क्योंकि सरकार के अकेले बस की बात नहीं है और ना ही सरकार की ये पॉलिसी है और ना ही होनी चाहिए। और मोदी सरकार की बिल्कुल ऐसी पॉलिसी है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। तो सर इस प्रकार से हम बेहतर अवसंरचना का निर्माण कर सकते हैं अगर हम निजी पूंजी को आकर्षित करने में सक्षम हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। मैम, जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं कि अवसंरचना के लिए भूमि अधिग्रहण की समस्या आती है, तो मैम इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या समस्या है वास्तव में ये? इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमें डेवलप करना है तो सीधी सी बात है, भूमि हमें चाहिए। अब जब बात आती है भूमि अधिग्रहण की या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भूमि प्राप्त करने की, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो उस भूमि पर ऑलरेडी निवास कर रहे हैं या उस भूमि से जिसकी आजीविका जुड़ी हुई है, हमें उन्हें वहाँ से विस्थापित करना पड़ेगा। तो जो लोग उस भूमि से जुड़े हुए हैं, जिनकी आजीविका जुड़ी हुई है, सबसे पहला तो उनके द्वारा हमें प्रतिरोध देखने को मिलता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, कई बार ये भी देखा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो भूमि चाहिए उसे एक्वायर करने में, प्राप्त करने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है और भी अनेक प्रकार की रेगुलेटरी बाधाएं हमें देखने को मिलती हैं, जिसके चलते जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी टाइमिंग बढ़ जाती है। अब इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है? अगर आपकी परियोजना विलंबित होती है तो उसमें लगने वाली लागत भी बढ़ जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का क्लियर जो डेटा है वो कह रहा है कि कोविड के समय से और अब की अगर हम तुलना करें तो विलंबित परियोजनाओं का प्रतिशत बढ़ गया है और ये बढ़कर लगभग 41% के आसपास पहुंच गया है। अब इस चीज़ को लेकर कुछ कोशिशें भी हो रही हैं, जैसे सरकार सक्रिय है और सरकार इस तरह की नॉर्म्स विकसित करने की बात कर रही है कि अगर कोई प्रोजेक्ट डिले होता है और उसका इनिशियल यानी शुरुआत में जो उसका कॉस्ट था उसकी तुलना में 15% या उससे अधिक उसकी लागत या कॉस्ट बढ़ जाता है, तो जो मंत्रालय या विभाग है जिसके अंतर्गत वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसे
कारण बताने पड़ेंगे कि इस तरह से जो व्यवस्था बनी वो आखिर क्यों बनी। तो इस तरह की चीज़ें चल रही है, बट मोटा मोटा यही है कि भूमि अधिग्रहण के कारण से ना सिर्फ परियोजनाएं डिले होती हैं बल्कि उनकी लागत भी काफ़ी बढ़ जाती है। और जैसा सर बता रहे थे, फंडिंग वित्त हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऑलरेडी हम फिनेंशियली कॉन्स्ट्रेंट की स्थिति में है ना, हमारे लिए वित्तीय बाधाएं हैं। ये बाधाएं हमारे लिए और भी बढ़ जाती हैं जब प्रोजेक्ट्स की फंडिंग या लागत बढ़ जाती है। थैंक यू मैम। मैम, जैसे आप डिस्कस कर रहे थे तो आपने रेगुलेटरी चैलेंजेस के बारे में हल्का जी। सा रेफरेंस दिया था। तो सुनील सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो रेगुलेटरी चैलेंजेस है वो किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर जो निर्माण होता है उसको बाधा पहुँचाते हैं। देखिए, रेगुलेटरी चैलेंजेस या जो नियामकों की बात है, अ, इसमें 2-3 बातें समझने की ज़रूरत है। मैं सर और मैम की जो बात है उन्हीं को आगे बढ़ाऊँ। अब जैसे मैम ने भूमि अधिग्रहण की बात की। भूमि अधिग्रहण में एक सबसे बड़ी जो तकनीकीगत समस्या है कि भूमि अधिग्रहण राज्य के विषय में है। अब राज्य क्या हमें अनुमति चाहिए, राज्य वो काम करेगी। कई बार राज्यों का सहयोग मिलता है, कई बार नहीं मिलता। एक तो वो बड़ा कारण हो गया, प्लस आपको अगर उन्हें प्रतिस्थापित करना है, उनको पुनर्स्थापित करना है तो उसके सारे रोड मैप्स होने चाहिए। वहाँ पर एक गतिरोध दिखाई पड़ता है। तो एक तो हमें ऐसा कुछ ऐसी व्यवस्था चाहिए जो इन चीज़ों को ठीक कर सके। सर जैसे कह रहे थे कि वित्तीय समस्याएँ हैं, तो वित्तीय समस्याओं में बहुत सारी बातें। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का एक विकल्प लाना होगा। क्योंकि अभी जैसे कोई बैंक होता है तो वो बैंक वो 2, 4, 5 साल के लिए लोन दे सकता है, लेकिन बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में लंबे समय के लिए और बड़ी मात्रा में लोन चाहिए होते हैं। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए भी हमें विकल्प चाहिए। प्लस एक और बहुत बड़ी समस्या है, वो है करप्शन। जो उसमें व्याप्त करप्शन है, वो भी कहीं न कहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ हमारे निवेश को भी प्रभावित करता है, बल्कि जो पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, वो बढ़ जाती है। इन सब चीज़ों को ऐसा नहीं कि इस सब चीज़ों को लेकर एक समिति बनाएगी, विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति जिसका उद्देश्य था कि निवेश में क्या-क्या सुधार किए जाएँ, नियामकों में क्या सुधार किए जाएँ। तो अगर हम अवसंरचना विशेष की बात करें, तो हमें एक स्वतंत्र थर्ड पार्टी नियामक चाहिए होगा। जैसे आप जानते हो आजकल अथॉरिटीज़ बनाते हो आप। एक बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, पोर्ट्स में जितने हमारे पोर्ट्स हैं, बड़े पोर्ट्स 12 पोर्ट, अब सोचो हम 12 पोर्ट्स इतने दिनों से रखे हुए हैं और एक नया प्राइवेट पोर्ट आता है जो इतना बड़ा व्यवसाय करने लगा। क्यों? क्योंकि उसने आधुनिक तरीके से अवसंरचना बनाई। अब इस समय अगर हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को छोड़ के बाकी पोर्ट का कारोबार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। अब इसके लिए हमने क्या किया, पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2020 में नियामक बना दिए अलग से। अब वो अपने हिसाब से डिसाइड करें क्या उनके यहाँ टैरिफ होगा, कितने में वो ज़मीन खरीदेंगे, कितना वो चार्ज करेंगे, सब आपने उनको स्वतंत्रता दी। तो विजय केलकर समिति ने इस पर बड़े अच्छे से रिपोर्ट दी, जिसको फिर नीति आयोग ने भी समर्थित किया कि आपको पहले तो ये करना हो, एक थर्ड पार्टी अथॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाइए। जो अथॉरिटी हो, जिसके पास पूरा अधिकार हो। अब आप देखो, जैसे आपके आसपास में अगर आप देखें जिन बड़े शहरों में अथॉरिटी काम करते हो संरचना विकास को, वहाँ तेज़ी से संरचना विकास हो रहा है। तो आप एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाइए और उस अथॉरिटी में तीनों स्टेक होल्डर हों, सरकार के लोग भी हों, बैंक के लोग। अब हालांकि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को लेकर सरकार ने एक बड़ा अच्छा प्रयास किया है, NABFID बनाया, जिसको आप नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोलते हो, 2021 से कार्यरत है। तो अभी NABFID के लोग हों, बैंक के लोग हों, जो है कॉमर्शियल सेक्टर के लोग हों, उन जो हितधारक हैं, जो कंपनियां हैं, जो संरचना में L&T है, इस तरह के जो लोग हैं, वो उसका हिस्सा बने। तो एक अथॉरिटी बनाई जाए, ये बात विजय केलकर ने कही। और दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है नियामक को लेकर कि हमें करप्शन, जो आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, उसमें संशोधन किया जाए और सोशल ऑडिट जैसी चीज़ों को भी ऐड किया जाए। तो ये कुछ 3-4 बातें जो हैं वो नीति आयोग ने भी कहीं, विजय केलकर समिति भी कह रहा है कि अगर आपको नियामकों की समस्याओं को ठीक करना है तो आपको इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। तो अगर हम इन चीज़ों पे, और लगभग कमोबेश हम उस दिशा में बढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसमें नहीं। जैसे हाइब्रिडिटी को लेकर पिछले कुछ दिनों में बड़े अच्छे रिजल्ट दिखाई पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप देखते हो कि आप लोगों को हितधारक के रूप में देखते हो तो उसमें सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। और ये बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जैसे ही प्रोजेक्ट डिले होता है कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ती है, बहुत तेज़ी से एस्केलेट कर जाती है, और वो बहुत बहुत बड़ा घटक होता है कि अवसंरचना आपकी कितनी तेज़ी से बन रही है। मैम, अब जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का अगला पिलर है मैन्युफैक्चरिंग, हम उसकी ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जॉब क्रिएशन हो गया या फिर आत्मनिर्भरता हो गया, उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो हम जानना चाहेंगे कि जो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है या क्या सिग्निफिकेंस है?
जी बिल्कुल। इससे पहले कि मैं आपको इम्पोर्टेंस बताऊं, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की फ़िलहाल हमारी इकोनॉमी में क्या स्थिति है, उसको जान लेना हमारे लिए ज़रूरी होगा। और अगर इस बारे में मैं बात करूं तो मोटा-मोटा अभी हमारी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगभग 17 से 18% के आसपास की हिस्सेदारी रखता है। और ये बात जानना ज़रूरी भी है और उतनी अच्छी या शुभ बात मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि पिछले 2 दशक से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी लगभग उतनी ही 17 से 18% के आसपास बनी हुई है। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चूँकि अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है, बट अगर हम भारत के विकास की कहानी पढ़ें और अर्थव्यवस्था में किस तरह के संरचनात्मक बदलाव होते हैं, हम इसकी बात करें तो सामान्यतः भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक बात हमें सुनने को मिलती है कि हम एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस या सेवा क्षेत्र की तरफ जंप कर गए। जो बीच में भूमिका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की होनी चाहिए थी, चाहे जीडीपी में मैं योगदान की बात करूं, चाहे रोजगार में योगदान की बात करूं, वो जो भूमिका है वो ओवरऑल उद्योग सेक्टर या उसके तहत एक सेगमेंट आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो नहीं निभा पाया। लेकिन हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर आज हम काम करें, जैसे कुछ समय पहले मैंने बताया गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम शुरू की है, जैसे पीएलआई इत्यादि, क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण सेक्टर है वो भारत के लिए काफ़ी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये लिंकेज देने का काम करता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, साथ ही इसका मल्टीप्लायर यानी गुणक प्रभाव भी देखने को मिलता है। अब बैकवर्ड लिंकेज कैसे है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, जो भी रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, उसमें वैल्यू ऐड होती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो जिन जिन व्यवसायों से हमें कच्चा माल मिल रहा है, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग एक्टिविटीज़ हो गई, अब उन व्यवसायों के लिए ये बैकवर्ड लिंकेज का काम करता है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खरीदेगा, प्रोसेस करेगा, तभी तो वहाँ मांग क्रिएट होगी। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ सर्विस सेक्टर की, तो हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, एजुकेशन सर्विस या इस तरह की हॉस्पिटैलिटी सर्विस, बहुत तरह की सर्विसेज। इन सर्विसेज को भी आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज देखने को मिलता है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका अच्छा करता है तो ओवरऑल अर्थव्यवस्था पर हमें सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा, ये तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रभाव है जो सामान्यतः हमें हर स्थान पर किसी भी राष्ट्र में देखने को मिलेगा। आज के समय में भारत के लिए विनिर्माण क्षेत्र का एक विशेष महत्व वो है रोजगार, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि भारत में अगर हम जनसांख्यिकी आंकड़े देखें, डेमोग्राफिक डेटा अगर हम देखें, तो बड़ा प्रतिशत डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है, यानी एक्टिव, इकोनॉमिकली एक्टिव एज ग्रुप है, उसका जो आकार है हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा है। तो अगर हमें रोजगार देने हैं तो हम कहाँ देंगे रोजगार? एग्रीकल्चर की तरफ मुड़कर देखें तो एग्रीकल्चर की तो कहानी ही यही है कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान काफ़ी सीमित है, और आज भी श्रम बल का लगभग 45% के आसपास कृषि में लगा हुआ है, जिससे पर कैपिटा इनकम लोगों की कम हो जा रही है। यानी एग्रीकल्चर वो विकल्प हमें नहीं दे रहा कि हम वहाँ से लोगों को और रोजगार दे पाए, बल्कि वहाँ तो आवश्यकता है कि लोगों को कर हम बाहर निकालें। तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर हमें स्कोप नहीं दे रहा। सर्विस सेक्टर का ये नेचर होता है कि वहाँ पर लोगों की आमदनी तो अधिक होगी, लेकिन ज़्यादा संख्या में रोजगार नहीं पैदा हो पाएंगे। तो अगर हमें लोगों को रोजगार देना है और डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिविडेंड ही बने रहने देना है, डिजास्टर नहीं बनने देना, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काम करना ही पड़ेगा। यानी ये रोजगार देने के लिए हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। सर, जैसे कि आप कुछ ऐड ना करना चाहेंगे इसमें कुछ पॉइंट? हाँ, इसमें कुछ और अच्छी बातें ये है हो सकती हैं कि इससे अगर हमारे देश में एक मैन्युफैक्चरिंग बेस, विनिर्माण का जो बेस है वो अगर बढ़ेगा, ज़्यादा वस्तु और सेवा का निर्माण अगर होगा, तो हमारा आयात पर जो निर्भरता है, हमारी आयात पर जो निर्भरता वो कम होगी। बहुत सारे वस्तु हम चाइना से इंपोर्ट कराते हैं, और जिसके वजह से हमें डॉलर सामने देना पड़ता है, और हमारा डॉलर का जो रिज़र्व है सर कम हो जाता है। तो हमारे पास अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस अच्छी होगी तो हमारी आयात निर्भरता कम होगी, और इसके साथ साथ हमारी आत्मनिर्भरता जो है वो बढ़ेगी, और हम ज़्यादा, और मैन्युफैक्चरिंग बेस जैसे मैम कह रही हैं, ज़्यादा लोगों को नौकरी दे पाएंगे। तो ये कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। सर, जैसे कि हमने देखा कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, परंतु हम देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंडिया में अभी भी काफ़ी सारी चुनौतियों से जूझ रहा है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा डिटेल में कि वो क्या क्या चुनौतियाँ हैं?
देखिए जैसा भी बातें हो रही हैं अवसर की विनिर्माण क्षेत्र की क्या क्या चुनौतियां हैं, दो एक बातें उसमें अगर मैं उसको ऐड करते हुए आगे बढ़ूं। मैम ने जैसे आपको बताया कि विनिर्माण क्षेत्र का सबसे बड़ा महत्व कहाँ है, रोजगार सृजन में। और रोजगार सृजन अर्थव्यवस्था को धुरी देता है। रोजगार कोई लोक कल्याण नहीं है, रोजगार मांग क्रिएट करता है। एक तो ये समझना, प्लस दूसरा ये कि 2-3 बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं। विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी लगभग 16-17% जीडीपी में। और अगर आप देखो तो जो आपका सर्विस सेक्टर है, एआई के बाद से जो विशेषकर प्रोफेशनल पेशेवर सर्विस सेक्टर है, इसकी भागीदारी करीब 26% जीडीपी में, वो कम होने वाली है। ये अनुमान बड़ा स्पष्ट है, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि ये घटेगा। और अगर ये घटता है तो उसकी भरपाई सिर्फ एक ही क्षेत्र कर सकता है, वह विनिर्माण। दूसरी बात जो विनिर्माण में मैं जहाँ पे ध्यान लेना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम विनिर्माण क्षेत्र में ही देखें तो सबसे ज़्यादा रोजगार मिल रहा है लगातार कोविड के बाद से, वह खाद्य प्रसंस्करण में। और खाद्य प्रसंस्करण न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र को सशक्तिकृत करता है, बल्कि महिलाओं को भी सशक्तिकृत करता है। और महिलाओं के सशक्तिकरण का भी अपना गुणक प्रभाव है। जब महिलाएं सशक्तिकृत होती है तो परिवार सशक्तिकृत होता है, उससे पूरी सामाजिक अवसंरचना बेहतर होती है। तो विनिर्माण क्षेत्र में ये अगर हम कुछ चीज़ों को चिन्हित करें कि कहाँ कहाँ हमें अतिरिक्त ध्यान देने की ज़रूरत है। खाद्य प्रसंस्करण इंडिया के लिए गेम चेंजर हो सकता है। ऐसा कई बार कहा जा रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार इस विनिर्माण में वहाँ दे रहे हैं। अगर हम विनिर्माण में खाद्य प्रसंस्करण में अंतर्राष्ट्रीय मानक जैसे कोडेक्स एलिमेंटरीज वगैरह है, उसके अंतर्गत चीज़ों को बनाएं तो न सिर्फ हम आयात को भी कम करेंगे जैसा सर कह रहे हैं, बल्कि साथ ही खाद्य प्रसंस्करण से निर्यात को हम बहुत उसमें अपार संभावनाएं हैं। रोजगार बनेगा, रोजगार जाहिर सी बात है आवश्यकता है। अब सवाल यही है फिर चुनौतियां कहाँ कहाँ हैं। सबसे बड़ी चुनौती है हमारे पास कौशल प्रशिक्षण की। क्या हम पर्याप्त कौशल दे रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण के लिए? क्या हम पर्याप्त कौशल दे रहे हैं तमाम उत्पादों के लिए? कौशल प्रशिक्षण एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी, जब भी आप विनिर्माण क्षेत्र की बात करते हो तो उसमें आपको उससे जुड़ के आता है, जैसे मैम कहती बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज, उससे जुड़ के आती है आपकी अवसंरचना। अगर आपकी रोड अच्छी नहीं है, अगर आपके पास रेलवे माल ढुलाई अच्छी नहीं है, समुद्र मार्ग से जल मार्ग से माल ढुलाई अच्छी नहीं है, तो ये सारी चुनौतियाँ आती हैं। तो हमें अगर अपने यहाँ विनिर्माण क्षेत्र को त्वरित करना है तो 3 फ्रंट्स पे काम करना होगा। पहला सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अवसंरचना को तेज़ी से बनाएं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर विनिर्माण केंद्र ज़्यादा हैं, उन क्षेत्रों में अवसंरचना को त्वरित करें। अवसंरचना के लिंक जिसको आजकल हब एंड स्पोक कहा जा रहा है कि उनको एक साथ लाएं अवसंरचना में। दूसरा हमें ध्यान देना होगा, हमें कौशल प्रशिक्षण केंद्रों को, और वो बहुत सारे प्रयास, इसलिए मैं बहुत मानता हूँ कि इस बार के बजट में बहुत अच्छा प्रयास था वो, जहाँ 2 लाख करोड़ रुपए लगा के अगले 5 वर्ष में करीब 4.5 करोड़ कौशल प्रशिक्षण, जिसको हम इंडस्ट्री से लिंक करके, अभी सैमसंग ने शुरुआत भी कर दी है, क्योंकि इंडस्ट्री को आगे आना पड़ेगा कौशल प्रशिक्षण के लिए। खाद्य प्रसंस्करण बहुत बड़ा। और तीसरा जो है वो घटक ये है कि हम विनिर्माण क्षेत्र में थोड़ा क्लस्टर अप्रोच पे जाएं। क्लस्टर अप्रोच का मतलब एक, जैसे आजकल आप सुनते हो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक ज़िले में एक प्रोडक्ट बन रहा है, उसके संबंधित जितनी भी उसकी आवश्यकताएं हैं, कच्चा माल से लेकर माल ढुलाई तक, भंडारण तक, वो सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए। तो हमें ये 3 चीज़ों पे काम करना होगा। इसको भगवती डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कहते थे कि हमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए। एक ज़िले में एक उत्पाद बनाए, लेकिन वो इतना कमाल का हो कि पूरी दुनिया में बेचा जाए, पूरी दुनिया में ख़रीदा जाए उसको। तो वो जो है आपको 3 घटकों पे काम करना होगा। और संरचना को त्वरित करना होगा। दूसरा आपको काम करना होगा कि लगातार आप जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे काम करें। और तीसरा आप कोशिश करें कि कौशल प्रशिक्षण को यथासंभव तीव्र करें। मुझे लगता है विश्वकर्मा योजना भी बहुत सहयोग कर रही है इसमें, कमाल की योजना है। अगर हम आजकल डेटा देखें तो लगातार करोड़ों में, या लखपति दीदी कार्यक्रम जो है, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण क्षेत्र, महिला सशक्तिकरण, विकसित भारत, मुझे ये सब एक चीज़ दिखाई पड़ती है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप विनिर्माण क्षेत्र को ठीक करते हो, और राष्ट्रीय विनिर्माण नीति ने 2011 में बात कही थी कि जिस दिन भारत का विनिर्माण क्षेत्र में जीवी भागीदारी 25% हो गया, भारत अपने आप विकसित हो जाएगा। तो वो चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए, जो एक चुनौती के रूप में दिखाई पड़ती हैं। थैंक यू सो मच सर। मैम, जैसे कि सर ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि विनिर्माण में भारत अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है?
बिल्कुल, इस प्रश्न का मैं उत्तर दूँ तो उसके लिए मैं सर के द्वारा बताई गई बातों से ही शुरुआत करना चाहूँगी कि सर ने बहुत सारे पॉइंट बताए। जैसे हमने स्किल कौशल विकास की बात की, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने की बात की। देखिए, सीधी-सी बात है कि अगर हम इन फ्रंट पर काम कर लेते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा और जब आपके उत्पाद की उत्पादन लागत कम हो जाती है तो आपका उत्पाद कीमत प्रतिस्पर्धी हो जाता है। क्वालिटी ठीक है, आपके उत्पाद का मूल्य भी कम है तो हम देखते हैं कि वैश्विक बाजार हो या घरेलू बाजार हो, उस तरह के उत्पाद की मांग बढ़ जाती है। इसके अलावा स्पेसिफिकली एक दो फ्रंट पर हम काम कर सकते हैं। पहला फ्रंट है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस फ्रंट पर अगर मैं बात करूं तो ये देखने को मिलता है कि भारत ने कोई ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और आज के समय में अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट वैश्विक स्तर पर कॉम्पिटिटिव हो तो ज़रूरी है कि R&D हो, क्योंकि उसी से हम नए प्रोडक्ट लेकर आएंगे जिसमें नई तरह की गुण या विशेषताएं देखने को मिलेगी। तभी आप वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। और दूसरा फ्रंट है कि ठीक है, आम या साधारण तरीके से तो हम निर्यात करते ही हैं, हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, हमें उनको भारत के हित में बनाना पड़ेगा। अब इसको लेकर GTRI ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि 2019 से 2024 तक ये जो अवधि है इसमें भारत के FTAs की अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो हमारा इंपोर्ट तो 38% की दर के साथ बढ़ा है और एक्सपोर्ट मात्र 14.5% की दर के साथ बढ़ा है। तो FTA किए क्यों थे? FTA हमने इसलिए किए थे कि ठीक है, बाहर की वस्तुएं सेवाएं हमारे यहाँ आए तो हमारी वस्तु सेवाएं भी बाहर जाएं, यानी अगर आयात हो तो निर्यात का लाभ भी हमें मिले। लेकिन आंकड़े कह रहे हैं कि निर्यात का लाभ भारत को नहीं मिल पाया है। इतना ही नहीं, आसियान, साउथ कोरिया जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण भागीदार हैं FTAs में, देखते हैं कि मैक्सिमम के संदर्भ में हम घाटे की स्थिति में हैं और ना सिर्फ घाटे की स्थिति में है बल्कि पिछले कुछ वर्षों में ये घाटा बढ़ा भी है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर समीक्षा करें, रीनेगोशिएशन करें, ताकि ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये भारत के लिए लाभकारी हो पाएँ। इस संदर्भ में कुछ कोशिश हो भी रही है। जैसे कुछ समय पहले एक आर्टिकल में देख रही थी, उसमें था कि वाणिज्य मंत्रालय कोशिश कर रहा है कि वो SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कुछ डेवलप कर पाए ताकि कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हमारे लिए क्लियर रहें, जिसका प्रभाव क्या होगा कि FTA हमारे तुलनात्मक रूप से अधिक बेहतर हो पाएंगे। साथ ही ये न्यूज़ भी काफ़ी चर्चा में रही कि भारत अब नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के स्थान पर जो पुराने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनकी समीक्षा पर अधिक बल देना चाह रहा है ना। कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने किए हैं, जैसे हमने मॉरिशस के साथ किया है, जैसे यूरोप के कुछ राष्ट्रों के साथ किया है ना, वो कर रही हैं, लेकिन उसके साथ समीक्षा करना भी आवश्यक है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वाला जो एक बिंदु है वहाँ पर हम काम कर सकते हैं, R&D के फ्रंट पर हम काम कर सकते हैं। बाकी सर ने जितने भी पिलर बताए अगर वो सही होंगे तो भारत प्लस वैश्विक दोनों स्तर पर हमारे उत्पादों की मांग बढ़ेगी और उससे निर्यात बढ़ने की पॉसिबिलिटी बनती है। सर, अभी तक हमने आर्थिक समृद्धि के 2 पिलर देखे, अवसंरचना और विनिर्माण। तीसरा पिलर आता है समावेशी विकास। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि समावेशी विकास जो है वो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करता है? देखिए, पहले तो ये समावेशी विकास स्तंभ तो है ही है, उद्देश्य भी है। अर्थव्यवस्था का अंतिम उद्देश्य तो समावेशिता ही होती है, समावेशी विकास ही होता है। समावेशी विकास को सिर्फ लोक कल्याण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए और जैसा अमर्त्य सेन बिल्कुल ठीक कहते हैं कि समावेशी विकास का मतलब ही है कि आप लोगों को सशक्तिकृत करें, वो अपनी क्षमताओं का सही प्रयोग कर पाएँ और वो सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल अगर हम देखें सर्वांगीण विकास में भी महनीय योगदान करता है। तो समावेशी विकास के लिए अगर हम बात करें कि क्या-क्या जो है चुनौतियाँ हैं या क्या समस्याएँ हैं, क्या दिक्कतें हैं, तो भारत में पहले तो कुछ मैं आंकड़ों की बात करूँ कि समावेशी विकास में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे कि अगर आप देखें तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो नीति आयोग का है, उसके आंकड़ों को मानें तो 13.5 करोड़ लोग पिछले 5 वर्षों में गरीबी रेखा के बाहर आए हैं और साथ ही अगर पिछले 9-10 वर्षों में देखें तो करीब 25 करोड़ लोग, आंकड़ा 24.82 करोड़ का है, तो 25 करोड़ लोग आप कह सकते हो कि बहुआयामी गरीबी रेखा के। और यहाँ पे बहुआयामी गरीबी अपने आप में समावेशिता को बहुत अच्छे से समझाती है, क्योंकि सिर्फ बात गरीबी की नहीं है। अमर्त्य सेन कहते हैं कि गरीबी को समावेशिता में परिवर्तित करने के लिए ज़रूरी है कि हम उनको क्या ज़रूरी है वो तो दें ही, साथ में सशक्तिकृत भी करें।
तो सशक्तिकरण के लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये 2 बड़े घटक देखे जाते हैं, जिससे आपका मानव पूँजी बन पाए, जिससे आप अपने संसाधनों का सही प्रयोग कर पाएँ। तो समावेशिता के संदर्भ में एक तो प्रदर्शन अच्छा रहा, इसमें कहीं दो मत नहीं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें लगातार चुनौतियाँ दे रही हैं। जैसे अगर हम एक गिनी गुणांक की बात करें, तो भारत का गिनी गुणांक अभी भी 34-35% के आसपास ही रह रहा है, और उससे ज़्यादा चिंता की बात होती है, एक होता है पलमा गुणांक, कि अगर 10% लोग अमीर जो हैं, उनके पास कितनी संपत्ति है, और जो गरीब 40% है, उनके पास कितनी संपत्ति है। उसका लगातार बढ़ना ये बताता है कि समावेशिता का प्रयास तो हुआ है, लेकिन शायद असमानता में थोड़ी हमें और चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। अ, तो समावेशी विकास में सबसे पहले तो ये देखना होगा कि कैसे हम चीज़ों को लोगों तक सही तरीके से पहुंचा पा रहे हैं, चाहे वो खाद्य सुरक्षा है, चाहे आप स्वच्छ पेयजल है, स्वच्छता है, आवास है, कुकिंग गैस है, पोषण है, इन सब चीज़ों पे। तो एक तो आपको इन घटकों पे काम करना होगा, और लगातार एक चैलेंज बार बार आता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूजन इंक्लूजन एरर। बल्कि अगर आप देखें तो जो नोबेल लॉरेट रहे हैं बनर्जी, उनका भी यही कहना था कि भारत में अभी भी हम लाभार्थियों को सही तरीके से चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमें समावेशी विकास को ठीक करना है, तो एक तो लाभार्थियों को सही रूप से चिन्हित करना पड़ेगा कि लाभार्थी कौन हैं, किनको कितनी चीज़ें मिलनी चाहिए। और हमें यहाँ पे, जैसा मैम अभी पीछे थोड़ी देर पहले डीपीआई की बात कर रही थी, डीपीआई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हम लगातार देख रहे हैं, ये एक बड़ा द्वंद्व है भारत में। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि भारत में गरीबी को टेक्नोलॉजी के मदद से बड़ी तेज़ी से हम सुधार रहे हैं। तो वो एक जो है डीपीआई का प्रयोग करके, आधार सीडिंग करके चीज़ों को, इन सब के माध्यम से हम अगर सुनिश्चित करें, तो निस्संदेह समावेशी विकास त्वरित हो सकता है। संभावनाएं अपार हैं, और समावेशी विकास को लेकर एक हमें अपने दृष्टिकोण को भी बदलना होगा कि ऐसा कोई आप उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे, ये उनका अधिकार भी है, और ये यही अंतिम उद्देश्य है। क्योंकि फिर नहीं तो मांग आएगी कहाँ से? अगर आपको अर्थव्यवस्था की सततता चाहिए, तो समावेशिता और संधारणीयता वो आवश्यकताएं हैं। आप उनको ऐसा मत समझिए कि वो लोक कल्याण है। तो मैम, जो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जो गवर्नमेंट जो स्टेप्स लिए हैं या इनिशिएटिव लिए हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कीजिए आप। बिल्कुल, सबसे पहले हम बात कर सकते हैं जन धन योजना, जिससे सभी परिचित हैं। एमजी नरेगा जैसे कार्यक्रम हमने चलाए ताकि हम लोगों को रोजगार दे पाएँ, जिससे आय सृजित हो और अर्थव्यवस्था में मांग बढ़े। इसके अलावा हम देखते हैं स्टैंड अप इंडिया जैसे कार्यक्रम हम लेकर आए, आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रम हम लेकर आए। यहाँ पर ये बात जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत ने उस संतुलन को समझने की कोशिश की है। हम देखते हैं कि कुछ दशक पहले एक विवाद बना रहता था कि आप समावेशिता पर अगर ध्यान दोगे तो आपकी ग्रोथ प्रभावित हो जाएगी, और अगर आपने ग्रोथ पर ध्यान दिया तो आप सभी लोगों का कल्याण नहीं कर सकते। कारण क्या था? इसके पीछे जो एक आम धारणा बनती थी वो कुछ इस प्रकार की थी कि अगर आप रिडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करते हो, यानी कि संसाधनों को जो वंचित तबके उनके कल्याण के लिए लगाते हो, तो आपके पास निवेश के लिए या ग्रोथ के लिए संसाधन सीमित हो जाएंगे। तो जिन परियोजनाओं, जिन कार्यक्रम की मैंने बात की, उनको चलाकर भारत ये प्रदर्शित कर रहा है कि भारत कहीं ना कहीं समावेशी विकास की अवधारणा पर काम कर रहा है, और भारत ने ये समझ लिया है कि विकास सभी को साथ लिए बिना हो ही नहीं सकता, और ऐसा विकास कभी भी सतत अर्थव्यवस्था की बुनियाद नहीं बन सकता है। सर, जैसे कि अभी सोना मैम और सुनील सर ने बात की कि भारत की जो आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य है सतत समावेशी और तीव्रतर विकास, तो इसके लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो लगातार होना बहुत ज़रूरी है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारत सरकार ने इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए क्या क्या स्टेप्स अभी तक लिए हैं? देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब आर्थिक सुधार के अंतर्गत सबसे पहली कानूनी सुधार। अर्थव्यवस्था में जो हमारी बिजनेस हैं, जो व्यवसाय हैं, कौन कौन से कानून का पालन करके अपनी व्यवसाय को चलाती हैं, उन सारे कानून को आसान करना। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले अगर कानून की बात करें तो यहाँ पर हम दो कानून की चर्चा कर सकते हैं। एक तो जो निगम कर होता है, मतलब जो कंपनियाँ जो टैक्स देती हैं, उन कंपनियों के निगम कर को डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है, तो काफ़ी कम किया गया है। पहले सारी कंपनियों को 30% निगम कर देना होता था, तो अभी इस कर को काफ़ी कम किया गया है। बल्कि नई कंपनियां जो कि 2019 में खोली गई हैं, 2019 के बाद खोली गई हैं, उन नई कंपनियां, स्टार्टअप जिसको आप कह सकते हैं, उनके लिए केवल 15% निगम कर रखा गया है।
तो निगम कर को कम करने का मतलब है कि कंपनियों को, खास करके जो नई कंपनियां हैं, उनको प्रोत्साहित करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा विनिर्माण की क्षेत्र में कार्य कर सकें और विनिर्माण हमारा ज़्यादा आगे बढ़ सके, तेज़ी से आगे बढ़ सके। तो निगम कर को कम किया गया है। और इसके अलावा अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, निगम कर डायरेक्ट टैक्स में आता है जो कंपनियां भरती हैं। इसके अलावा अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो 2017 में भारत सरकार ने जीएसटी लेकर आई। तो जीएसटी का मकसद यही था कि एक ही आपको टैक्स देना पड़े, मतलब एक ही टैक्स के अंतर्गत आपका व्यवसाय आ जाए। आप जो भी वस्तु और सेवा का निर्माण कर रहे हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ जीएसटी पोर्टल पर हो जाए, तो उससे आप देश के अंदर या अपने राज्य के अंदर कहीं भी सामान बेच सकते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में भी सामान बेच सकते हैं। इससे पहले राज्य का, मतलब जीएसटी से पहले की बात करें तो राज्य का रजिस्ट्रेशन अलग कराना पड़ता था, और अगर एक राज्य से दूसरी राज्य भेजना है, सामान बेचना है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन अलग कराना पड़ता। तो मतलब रजिस्ट्रेशन की काफ़ी सारी लंबी चौड़ी प्रक्रिया थी। 2017 के बाद, जीएसटी आने के बाद रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी आसान हुई है, और जो टैक्स रेट है, जीएसटी में जो टैक्स रेट है उसको कम किया गया है, और जीएसटी पूरी तरह से वैट है। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्यवर्धन कर। तो ये जो मूल्यवर्धन कर का कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट ही इसलिए लाया गया ताकि वस्तु का जो मूल्य है वो कम हो पाए, वस्तु का मूल्य कम हो पाए। क्योंकि इससे पहले जो टैक्स लग रहा था, तो देखिए उसमें क्या होता है कि टैक्स दो प्रकार से लगाया जा सकता है। एक तो जो सामान बिक्री जितने पे बेचा जा रहा है उस पर टैक्स लगा दिया जाए, और दूसरा टैक्स जो जितने सामान बनाते समय जितना आपने मूल्यवर्धन किया सिर्फ उतने पे टैक्स लगाया जाए। तो अगर सिर्फ उतने पे टैक्स लगाया जाए तो कोई भी अगर सामान, कोई भी वस्तु की अगर निर्माण होती है तो उसका ओवरऑल जो टैक्स होगा, ओवरऑल जो इनडायरेक्ट टैक्स होगा जो कि कस्टमर अपने पॉकेट से पे करता है, वो कम होगा, तो वस्तु की मूल्य कम होगी। मतलब अगर मैं ऐसे बात कहूँ कि अगर 10% का पहले के टाइम में सेल्स टैक्स लगाया जाता था 2017 से पहले, तो कोई भी सामान अगर 100 रुपये का मूल्यवर्धन का है तो वो 125 में बेचा जाता था। अगर मैं कहूँ कि 10% का टैक्स है तो 100 रुपये का सामान 110 में बेचा जाना चाहिए। तो 100 रुपये का सामान 110 रुपये में तब बेचना मुमकिन हुआ जब जीएसटी आई। अब ये अलग बात है, खैर उसमें बहुत सारी बात है। अब लोग कहते हैं कि जीएसटी आने के बाद सामान महंगा हो गया, तो पहले लोग टैक्स ही नहीं भर रहे थे, मतलब 100 रुपये का सामान 100 रुपये में ही खरीद रहे थे। अब आपको तो टैक्स के आधार पर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स के आधार पर ही सरकार की राजस्व आती है और सरकार बहुत सारे कल्याणकारी कार्यक्रम चलाती है। तो अब अगर कुछ लोग 100 से 110 की तरफ चले गए तो उनके लिए महंगा हो गया, और कुछ लोग 125 से 110 की तरफ आ गए तो उनके लिए सस्ता हो गया। तो सरकार का जो मतलब अजम्पशन था वो यही था कि सामान 125 में बेचा जा रहा है, 100 रुपये का सामान, उसे 110 की तरफ लेकर आना है। अगर मैं 10% के आसपास का मैं आपको ऐसे बताऊं कि जीएसटी मान लिया 10% है, तो मैं ये कह रहा था कि जीएसटी आने के बाद सामान सस्ता हुआ है, सामान सस्ता हुआ है, और सामान जब सस्ता होता है तो उसकी मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ता है। तो एक तो कर में सुधार किया गया। इसके अलावा अगर हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाएँ तो वहाँ पर भी सरकार ने, जैसे कि मैंने पहले कहा कि सरकार ने विभिन्न श्रम कानून जो थे उनको 4 कानून में तब्दील किया। जैसे पहला जो है वो मजदूरी या वेतन के आधार पर है, दूसरा सामाजिक सुरक्षा के आधार पर है, तीसरा जो कार्य करने की दशा होती है उसके आधार पर है, और चौथा जो औद्योगिक संबंध होता है उसके आधार पर है। तो ये 4 लॉ बनाए ताकि व्यवसाय आसानी से इन कानून का पालन कर पाए और उनकी लागत कम हो पाए। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सरकार 2016 में आईबीसी लेकर आई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसमें कि ये कहा गया कि कोई कंपनी जिसका दिवाला निकलने वाला है या दिवालेपन पर है, मतलब कंपनी बंद होने वाली है, तो कंपनी को बंद इसलिए होने वाली है कि कंपनी पर जो कर्ज है वो बहुत अधिक हो गया है, और कंपनी को अगर पूरी तरह से बेच भी दिया जाए तो कंपनी के पास इतने पैसे नहीं आएंगे कि कंपनी उन कर्ज को अदा कर पाए। तो ये जो स्थिति हो जाती है, यही दिवालेपन की स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पर एक कानून जो लाया गया आईबीसी का, उसमें ये कहा गया कि नहीं, हम कंपनियों का दिवालापन उस तरह से ना करें कि कंपनी के अलग अलग कंपनी को बंद करके कंपनी का सामान बेचा जा रहा है और कर्जदारों को पैसा दिया जा रहा है, ऐसा ना करें। बल्कि हम कोशिश ये करें कि उस कंपनी को पूरी तरह कंपनी रहने दें और किसी दूसरे स्वामी को बेचा जाए। मतलब उस कंपनी को भले ही वो थोड़ा दिवालेपन के मर्ज पर है, लेकिन उसे दूसरा कोई खरीदे, कंपनी बंद ना हो, कंपनी का मालिक बदल जाए और कंपनी का जो नया मालिक है उस पर भार आ जाए कि कर्ज को अदायगी के भार उस पर आ जाए। तो अगर हम ऐसा करेंगे
तो कंपनी से बोलते हैं रिजोल्यूशन, मतलब हम रिजोल्यूशन की तरफ जाएं, ना कि लिक्विडेशन की तरफ जाएं। कंपनी को बंद करके बेचें ना, बल्कि कंपनी का एक तरह से समाधान निकालें कि कंपनी का मालिक बदल जाए, मतलब कंपनी को कोई दूसरा खरीद ले, और अगर दूसरा खरीद ले तो जो कंपनी पे कर्ज था वो उस पर आ जाएगा जो नया स्वामी है। अब नया स्वामी बेहतर तरीके से उस कंपनी को चलाएगा, और बेहतर अगर चलाएगा तो नया स्वामी के लिए आसान होगा कि उन सारे कर्ज जो कंपनी पर है उसे वापस कर सके। तो कंपनी बंद नहीं होगी, और अगर कंपनी बंद नहीं होगी तो रोज़गार कम नहीं होगा, क्योंकि पहले कंपनी बंद होकर कर्जदारों पे पैसे दिए जा रहे थे। आईबीसी के बाद कंपनी चलती रहेगी, स्वामी बदल जाएगा, इससे हमारा एक अच्छी बात ये होगी कि रोज़गार बनी रहेगी, लोगों की नौकरी नहीं जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा सरकार ने कदम उठाया आईबीसी 2016 लाकर, जिसके तहत अब इससे क्या हुआ कि बैंक के जो एनपीए थे बड़ी तेज़ी से घटे, क्योंकि बैंक के एनपीए तब हो जाते हैं जब कंपनी ने जो कर्ज लेकर आई थी बैंकों से वो वापस नहीं कर पा रही थी। अब नया स्वामी बदल गया, वो कर्ज वापस करने लगा, मतलब ईएमआई जाने लगी, तो अब कंपनी की जो बैंकों की जो एनपीए थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब वैसे लोन जो कि अदायगी जिनकी नहीं हो रही थी, वो काफ़ी कम हुआ। तो ये भी अच्छी बात देखी जा गई है। इसके अलावा जो सुधार किए जा रहे हैं, बड़ी तेज़ी से सुधार किए जा रहे हैं डिजिटलीकरण जो है उसमें, उसके विकास के लिए बड़ी तेज़ी से सुधार किए जा रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारा शिक्षा और कौशल विकास है उससे संबंधित भी बहुत सारी सुधार किए जा रहे हैं, और इन सारे सुधार के माध्यम से हम कह सकते हैं कि आने वाले दिन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे दिन होंगे। और हम एक तेज़ी से मतलब आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। डबल डिजिट की जो हम अगर टारगेट रखें तो हम उसे अचीव कर पाएंगे। सर, जैसा कि हमने सारी चर्चा करी, आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में भी काफ़ी डिटेल में बताया। सर, मैं एक आखिरी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे भारत ने 2 महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करे, एक तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना और एक 2047 तक विकसित भारत बनाना। तो सर, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के सुधार किए जाए ताकि ये दोनों लक्ष्य जो है महत्वाकांक्षी लक्ष्य, इनको प्राप्त किया जा सके? देखिए, पहले जो हमारा लक्ष्य है $5 ट्रिलियन, वो लगभग 3.7-3.8 ट्रिलियन डॉलर तक तो हम पहुंच ही चुके हैं। अब जैसा मैम कह रही थी कि 2030 तक हम $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकते हैं, 8 ट्रिलियन तक हम जा सकते हैं, तो 7 से 8 ट्रिलियन तो हमारा 2030 तक हो जाएगा। और 2047 तक अगर हम विकसित भारत बनना चाहते हैं और इन दोनों टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो पहली चीज़ जो होगी वो होगी निवेश, कि निवेश बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। और निवेश से ही इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पूंजी निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो पूंजी निवेश अगर बनेगी तो देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हम तेज़ी से उस ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम 2047 तक विकसित भारत बन सकते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, जैसे हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, समावेशी विकास। देखिए, अर्थव्यवस्था जो चलती है वो मांग के आधार पर चलती है। समावेशी विकास अगर नहीं होगा तो मतलब पैसे कुछ ही लोगों के पास हैं। अगर 5-10% लोगों के पास देश का सारा पैसा और सारी संपत्ति है, तो मांग कितने लोग करेंगे? वही 5-10% लोग। अब वो 5-10% लोगों की जो रोज़ाना की मांग होगी, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हम खरीदते हैं, वो तो ओवरऑल कम होगी ना। 90% मांग कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि समावेशी विकास नहीं हो पाया। तो अगर समावेशी विकास होगा तो ओवरऑल मांग अधिक होगी, और मांग अधिक होगी तो आपूर्ति भी होगी, और आपूर्ति होगी मतलब प्रोडक्शन होगा, तो तेज़ी से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। तो दूसरे समावेशी विकास को टारगेट करना, और इसी समावेशी विकास के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि सामाजिक कल्याण के अंतर्गत आती हैं। और सर बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये एक ज़रूरत नहीं है, ये एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि अर्थव्यवस्था को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए एक ज़रूरत है। और भारत सरकार इसको, मैम बिल्कुल सही कह रही थी कि भारत सरकार इस बात को समझ चुकी है कि ये जो समावेशी विकास है एक ज़रूरत है। और इसके साथ साथ न्यायिक जो हमारे न्याय हैं, जो हमारे कानून हैं, उनमें सुधार, जो हमारे आर्थिक परिस्थिति है उसमें सुधार, ये इन सारे बिंदुओं पर अगर हम फोकस करेंगे तो हमारी आर्थिक समृद्धि बेहतर होगी। तो 4 जो स्तंभ थे, वाकई में वो 4 स्तंभ हमें तेज़ी से आर्थिक समृद्धि की तरफ ले जाएंगे, और ये 2 जो टारगेट हैं उन टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे। मतलब वो 4 सब जो चीज़ें हो जाएंगी, वो पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना का विकास, दूसरा विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग का बेस हमारे देश में बढ़े, तीसरा जो होगा वो होगा इंक्लूसिव ग्रोथ समावेशी विकास,
और चौथा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इनके माध्यम से हम अपनी अर्थव्यवस्था को मतलब आने वाले दिनों में एक बहुत बेहतर अर्थव्यवस्था, जिसमें सभी लोग को सिर्फ अमीर नहीं होंगे बल्कि खुश भी होंगे, ऐसी अर्थव्यवस्था हम देख सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के पिलर्स और उसकी चुनौतियों के बारे में आज हमने डिटेल से चर्चा करी। उम्मीद है आप इस चर्चा से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।